का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सितारगंज नानक मत्ता क्षेत्र के ग्राम भुड़जाला घर के आंगन में अपने घर में बच्चे के एक बच्चा जो है वो खेल रहा था, तभी उस पर अचानक से तेंदुए ने हमला कर दिया। साथ में खेल रहे बच्चे को आपको बता दें कि परिजनों के शोर मचाने के बाद वहां पर तेंदुआ जो है वो घर का आंगन छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया और घायल बच्चे को परिजन जो है वो आनन फानन में सितारगंज उप जिला अस्पताल ले गए। वहां पर उन चिकित्सकों द्वारा उस बालक को जो है मृत घोषित कर दिया गया। मृतक गोपी के परिजनों का ये सुनकर रो कर बुरा हाल है। वे वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार हर साल इस प्रकार की घटनाएं होती है, लेकिन वन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं नानक मत्ता विधानसभा के पूर्व भाजपा विधायक प्रेम सिंह राणा ने वन विभाग से क्षेत्र में लोगों को जंगली जानवरों के हमले से बचाए जाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की बात कही है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए, ये भी कहा गया है। और वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सोलर फेंसिंग, सीसीटीवी कैमरे और वन विभाग सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाएगा, ये भी उनके द्वारा कहा गया है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को फिलहाल पंचायतनामा भर आगे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उससे पहले मझोला में घटी, आज हमारे बिचवा ग्राम सभा भूड़ में ये घटना घटी। घर में आके आंगन में घर में आके उसने हमला कर दिया बच्चे पे। ये एक नहीं है, काफी 3-4 जानवर 5 है जो घर में आ रहे हैं, घूम रहे हैं। इनका आतंक फैला हुआ है। हम यही चाहते हैं सरकार से भी और वन विभाग जो बड़े अधिकारी उनसे ये चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं कि आगे ऐसी घटना ना घटे। ये नहीं कि आज हमें आश्वासन मिले, कुछ दिन हो जाए वो भूल जाएं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे साथ। हम गरीब परिवार से, हमारा गांव जंगल से लगा हुआ है, गरीब परिवार है। ऐसे नहीं है कि वैन पे जाए, बच्चे स्कूल जाते पैदल हैं, कुछ साइकिल पे जाते हैं। किसी प्रकार किसी समय भी ये हमला कर सकता है। तो हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जितने भी कड़ी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो किए जाएं। भुड़जाला गांव में गुरप्रीत नामक बालक की दुखद मृत्यु का समाचार मिला। उस पर हम यहाँ पहुँचे तो जो स्थानीय व्यक्तियों के अनुसार ये गुलदार के द्वारा किया गया हमला बताया गया। तो इसलिए हम यहाँ पर आज हैं कि तो जो शोकाकुल परिवार है उसको सहानुभूति व्यक्त कर सकें, तो जो भी विभागीय सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी संबंध में जो भी वहाँ की स्थिति है उसके लिए स्टाफ को तैनात कर दिया है और कैमरा ट्रैप इत्यादि वहाँ स्थापित कर रहे हैं। और शीघ्र इसमें जो भी यथोचित कार्रवाई होगी और जैसा ग्रामीणों के द्वारा मांग भी की जा रही थी क्षेत्र में सोलर फेंसिंग लगाई जाए, उसके लिए भी प्रस्ताव तैयार कर भेजा जाएगा और शीघ्र इस कार्य को पूर्ण कर दिया जाएगा। ये जो आज ग्राम बिचवा भूड़ में एक लेपर्ड के द्वारा एक बच्चा गुरप्रीत को लेपर्ड ने पकड़ा, जिससे गुरप्रीत की डेथ हो गई। और उसी के बीच मुझे जब सूचना मिली तो मैं हॉस्पिटल आया हूँ। वन विभाग के डीएफओ और एसडीओ और रेंजर से बात होकर फिर मैं यहाँ पहुँचा हूँ। विभाग के अधिकारी आ चुके हैं। पुलिस थाना में भी हमने पोस्टमार्टम के लिए बुलाया। दुखद घटना घटी है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। वन विभाग के द्वारा कुछ लापरवाही रही है, उसी के निमित्त काम हुआ है। अभी आज जो भी दुख है मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। साथ ही साथ वन विभाग को हमने निर्देश किया है कि इसकी रोकथाम के लिए शीघ्र ही सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और इसके लिए तारवाड़ और सोलर फेंसिंग की व्यवस्था की जाए। एसडी साहब ने भी आश्वासन दिया है और हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। भनियावाला की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, हरिवाड़ द्वार रोड स्थित पैरामाउंट यूनिसेक्स सैलून में युवती से छेड़छाड़ की घटना के बाद स्थानीय लोगों व हिंदूवादी संगठनों में रोष दिखाई दे रहा है। बता दें कि कल देर शाम भनियावाला में एक सालों संचालक ने युवती से मेकअप के दौरान छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। युवती चिल्लाते हुए जब बाहर आई तो वहां मौजूदा लोग एकत्र हो गए और लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ की और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत
वहां पे सैलून संचालक को हिरासत में ले लिया। इसी घटना से आक्रोशित आज बड़ी संख्या में भाजपा नेता व हिंदुवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ लोगों ने डोईवाला कोतवाली पहुंचकर डोईवाला के पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात की और दोषी पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए भाजपा प्रदेश से आने वाले लोगों के सत्यापन की मांग की है। स्थानीय सभासद ईश्वर अवतार ने बताया कि घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। स्थानीय लोगों को भी अपने दुकान, मकान, प्रतिष्ठान किराए पर देते हुए ये जांच कर लेनी चाहिए और वे कैसे लोग हैं इस चीज का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। कल की बात है, भाने वाला बाजार में जो सैलून की दुकान थी उसमें एक चालानी घटना हमारे संज्ञान में आई। उसमें तत्काल जो है उसको मुकदमा लिखा गया और जो अभियुक्त है उसको सत्यापन दिया गया और स्थानीय लोगों के साथ भी मिलती रही उनकी जो भी उनकी मांगे थी और जो भी उनकी परेशानियाँ थी उनको डिस्कस किया गया। उसमें बहुत बृहद स्तर पर क्षेत्र में वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी और जितने भी संदिग्ध टाइप के लोग हैं और जिनका नाम पता नहीं पता है उनको सबको थाने लाकर पूछताछ की जाएगी तो उनके खिलाफ चलानी कार्यवाही की जाएगी। साथ में पब्लिक से अपील भी है कि जो लोग भी अपने मकान, दुकान किराए पर देते हैं वो सोच समझते हैं सबको वेरिफिकेशन खुद भी करते हैं और वो है पुलिस के द्वारा भी इसका वेरिफिकेशन करवाएंगे। समय समय पर चलाया जा रहा है और इसके बाद में भी जैसे कि स्थानीय लोगों के साथ मिलने कीजिए तो उनकी भी डिमांड है कि और पुलिस को जो है मतलब क्षेत्र विशेष और भी उनके द्वारा बताया गया है कि इनके लिए जो है इन क्षेत्रों से भी वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए और जो बाहर के लोग हैं उनका तो सत्यापन हो, उनका रिकॉर्ड भी तय हो और अगर उनमें से कोई लोग इस तरह के हैं जिनके खिलाफ कोई पहले मुकदमे या रिपोर्ट करे हैं तो उनके जो है उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो। इसमें भी जो है पूरे देश में खासकर हमारे उत्तराखंड में बहुत और जो बाहर के लोग यहाँ आए हुए किसी समुदाय के किसी समुदाय के और यहाँ के जो गलत हरकत है वो हम लोग उनको प्यार से रखें लेकिन वो उसको समझ नहीं रहे। लेकिन से हमको वहाँ से शासन ने हमको थोड़ा सा प्रसारित किया जितने लोग जो बोल रहे सारे बात नहीं आते और यहाँ हम जो ये घटना हुई उसके लिए हम इसको मिला सकते और दोबारा पुनरावृत्ति ऐसी ना हो इसलिए हम यहाँ सरकार नहीं बात रहे हैं कि अपने मानवीय का सत्यापन करें और जो भाजपा नहीं बात हमने कहा कि वो जैसे अपने देने से अपनी प्रक्रिया सत्यापन की और अब वो एक बार फिर पुनः सत्यापन वाला अभियान को चलाएंगे और उनको भी लगेगा जो बाहर की उनको बाहर करते हैं। हम बहुत पहले से भी अपने अपने द्वारा जाएंगे हम अपने चाह रहे थे अपने समाज में हमारे जो समाज के लोग हैं उनको थोड़ा सा संवेदन हो जाए और समझदार हो जाए कि भाई अपने जो आप मकान किराए पर दे रहे थोड़े से लागत करें कम से कम जिस व्यक्ति को दे रहे उससे पहले सोच समझ के उससे पहले पहचान देख लें पुराना स्तर देख लें और अपने समुदाय को दें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे होगी यहाँ पे जबकि बाहरी लोगों की आगे मारने वाला लोकल लोग यहाँ के उनसे लोग नहीं है जो भारी लोग हैं वो सब घटना करके मेरे ऑफिस की बगल में घटी और मैं तो बाहर निकला तो उसको डांट रही थी थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मारने के बाद मैंने पूछा क्या हुआ मैं बोल सकता महिला खड़ी यहाँ पे कैसे करी उसके बाद मैं जगह बंद कर दिया कि माहौल बिगाड़ने की कोई कोशिश कर रहे हैं। हमको ये समझना होगा हमको संदेश आपके माध्यम में संदेश देता हूँ आम आदमी को आम लोगों को उनको घरों में न रखे महिला लोगों को इनका सत्यापन हो और सत्यापन होकर इनको कार्रवाई हो और कार्रवाई करके हमारा जो माहौल है जहां 17 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई, वहीं विकास नगर के कैनाल बाईपास रोड स्थित वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। वहीं शाम के समय तो भव्य शोभा यात्रा अजीत नगर से शुरू होकर वेदांत चौक, मेन बाजार होते हुए पहाड़ी गली चौक, सिनेमा गली चौक, राजकुमार चौक होते हुए डाक पत्थर रोड तिराहे पर से वापस वाल्मीकि मंदिर पर समाप्त हुई। वहीं इस शोभा यात्रा में राम, लक्ष्मण, वाल्मीकि और कई अन्य झांकियां आकर्षण का केंद्र बन रही थी। आपको बता दें कि वाल्मीकि मंदिर के अध्यक्ष अमरदीप के द्वारा बताया गया कि गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामायण की रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और ये भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वही आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है वाल्मीकि मंदिर के अध्यक्ष अमरदीप का।
जिलाधिकारी प्रवीण बंसल ने मसूरी में किंगटैग स्थित कार पार्किंग, मॉल रोड और उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शटल सेवा शुरू करने को लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कार पार्किंग को संचालित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। जिलाधिकारी ने मॉल रोड का पैदल भ्रमण करते हुए मॉल रोड में प्रतिबंधित समय पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय में जाकर निरीक्षण किया और वहां की कमियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि शटल सेवा को शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि शहर में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। जिलाधिकारी ने उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर बंद पड़ी ओटी सेवा को तुरंत सुचारू करने के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सालय में कर्मियों और कर्मचारियों की कमी को तत्काल पूरा करने के भी निर्देश हैं वो दिए गए हैं। देखिए, जो यहाँ का टूर था वो मल्टी प्रॉन्ग था। पहला था कि हमें जो हमारा पीक सीजन होता है, जिसमें बहुत इंटेंसिव और क्रॉनिक प्रॉब्लम हमारी जैम्स की, कंजेशन की, पार्किंग की काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से चलती आ रही हैं, तो उसमें हमारा प्रयास था कि हमारे एसपी साहब और हमारे अन्य विभागों के लोगों के साथ एक जॉइंटली निर्णय लिए जाएं, जिससे इस दिशा में कुछ निजात मिल सके। तो किंग कैरेज पार्किंग को तो संचालित करने का निर्णय हो ही चुका है। उसका हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करके टेंडर भी अवार्ड करवा दिया है। उसको आगे फॉरवर्ड लिंकेज प्रदान करते हुए वहाँ पर हम अपनी टैक्सीज और शटल सेवा से पैसेंजर्स को कन्वे करेंगे, कैरी करेंगे अप टू दी पिक्चर पैलेस एंड अगेरी पॉइंट। इसके साथ ही जो हमारा हाथी पाव बैंड है, तो जब हमारा पीक सीज़न, हमारा कार्निवल सीज़न, जो हमारा विंटर टूरिज्म के 1-1.5 महीना रहता है और इसी तरह से समर सीज़न में हमारे 2.5-3 महीने रहते हैं, तो उसमें हम कितने भी प्रयास कर लें तो जैम पैक सिचुएशन हो ही जाती है और उससे स्थानीय लोगों को, हमारी इमरजेंसी सर्विसेज को, महिलाओं को, बुजुर्गों को और इवन टूरिस्ट के साथ बच्चे होते हैं और वल्नरेबल फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं, तो उनको कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो उसको देखते हुए ये विचार किया जा रहा है कि सभी स्टेक होल्डर से विचार विमर्श के उपरांत कंसल्टेशन करते हुए हम, जब हमारे यहाँ पे पैक्ड हो गया, हमारी पार्किंग फुल हो गई, होटल्स पार्किंग फुल हो गई, रोड के जो हमारे मार्जिन हैं वहाँ पे भी हमने एग्जॉस्ट कर दिया, तो वहाँ पे हम व्हीकल्स को इंटरसेप्ट करें और सुरक्षा की जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस की रहेगी और वहाँ पे हम उनको मॉडर्नाइज्ड शटल सर्विसेज से ऊपर ट्रांसपोर्ट करें, क्योंकि ये सैटेलाइट पार्किंग का कंसेप्ट हमारा प्रोग्रेसिव कंसेप्ट है और इसको आज नहीं तो कुछ वर्षों के साथ आना ही है। चाहे हम रोपवे, जो हमारा आगामी प्रोजेक्ट है रोपवे का, उसमें भी यही कंसेप्ट है कि सैटेलाइट पार्किंग हो गई। सैटेलाइट पार्किंग में व्हीकल्स को एक जगह इंटरसेप्ट करके उनको आज की आधुनिक सुविधाओं के साथ ऊपर हिल स्टेशन तक कैरी करना है। तो ये तो हमारा पार्किंग और हाथी पांव बैंड और ट्रैफिक को लेके एक एस्पेक्ट था। सेकंड, मॉल रोड पे जो हमारे व्हीकल्स के टाइमिंग हैं और जो हमारे वेंडर्स, क्वेटर्स अलॉन्ग द मार्जिन, वो भी अपनी लाइवलीहुड का उनका जरिया है, तो दोनों को बैलेंस करना है हमें। तो उसके लिए भी हमने नगर पालिका और एसडीएम मैडम को निर्देशित किया है कि एक टाइमिंग्स में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाते हुए व्हीकल्स को, जो व्हीकल का टाइमिंग है वो रेगुलेट किया जाए और उसके पश्चात ही वेंडर्स को अलाउ कर दिया जाए जब हमारा पेडेस्ट्रियन जोन बन जाता है हमारा पूरा मॉल रोड, ताकि उसमें कोई अवरोध। उधम सिंह नगर की शिक्षा में एम्स ऋषिकेश के सोशल आउटरीच सेल के सैटेलाइट सेंटर द्वारा एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ सांसद अजय भट्ट, विधायक तिलकराज बेहड़, ऋषिकेश एम्स की प्रोफेसर मीनू सिंह द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। स्वास्थ्य शिविर में एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहे, जिसमें शिक्षा के सुदूर क्षेत्र और स्थानीय जनता ने स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ उठाया। इस अवसर पर विभिन्न बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। एम्स ऋषिकेश की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह के निर्देशन में सोशल आउटरीच सेल द्वारा शिक्षा में यह आयोजन किया गया।
इस दौरान प्रोफेसर मीनू सिंह ने कहा कि शिक्षा में बनने वाला सैटेलाइट सेंटर एम्स ऋषिकेश का दूसरा सेंटर है, जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी। उन्होंने कहा, एम्स ऋषिकेश के सैटेलाइट सेंटर के द्वारा जनता को जागरूक किया गया ताकि लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके। मुख्यमंत्री जी और यहाँ के स्थानीय सांसद मधु भट्टी ने बताया प्रधानमंत्री जी की जो विजन है उसके मुताबिक हमारे पूरे देश को प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत एम्स खोले जा रहे हैं, जिनमें से एम्स ऋषिकेश 2012 में शुरू हो गया था, 2005 में उसका उसी तर्ज पर शिक्षा में युवाओं की जनता को ध्यान में रखते हुए एक दूसरा एम्स बनाने का प्लान है, जिसका अभी सुपर स्पेशलिटी सेंटर जो है उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2025 तक हमारा ये उद्देश्य है कि ये पूरा बनकर तैयार हो जाए और यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कार्डियोलॉजी वो सब हम दे सकें। बच्चों का भी एक अस्पताल बनाने का हमारा पूरा इरादा है और क्योंकि जैसा कि सांसद महोदय ने बताया कि हमें राज्य सरकार से जगह मिली थी, ज़्यादा जगह मिली है, तो अगर हम यहाँ पे एक पूरा एम्स का कैंपस जो है वो बना सकते हैं, उसके लिए हमें केंद्र सरकार से परमिशन की जरूरत होगी, जिसमें हमारी मदद करेंगे और जो मुझे पूरा विश्वास है कि वो बनने से हमारा जो पवित्र राज्य है जिसमें लोगों को बहुत दूर से आना होता है, जिसमें ट्रैवल करने में बहुत ट्रेन में बहुत मुश्किल है, उनको इसलिए बहुत सुविधा हो जाएगी और उनको एम्स ऋषिकेश जाना पड़ेगा और एम्स ऋषिकेश भी नहीं आना पड़ेगा। और अगर किसी को आने की जरूरत भी है तो जैसा कि हमारे एरो मेडिकल सर्विसेज शुरू हो रही है जिसमें हेली एम्बुलेंस है जो उत्तराखंड के मरीजों को उठाएगी और एम्स ऋषिकेश ले जाएगी। अगर किसी को एम्स दिल्ली में जाने की जरूरत हो वहाँ भी और ये लोग जो हैं इनका उसी तरह से इलाज होगा, उनको वहाँ बेड मिलेगा और जो शिक्षा में हम सर्विस शुरू कर रहे हैं, जैसे अभी तो ये कैंप है जो कि आसमान के नीचे हो रहा है, लेकिन इसी तरह के कैंप चलते रहेंगे जब तक वहाँ सेवा शुरू नहीं हो जाती और ये भी कहा है कि यहाँ पे जो स्वास्थ्य सेंटर है, हेल्थ सेंटर है और मेडिकल कॉलेज है, उनमें से एक हॉस्पिटल को हम अडॉप्ट करेंगे ताकि वहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो आके जाँच कर सकें, क्योंकि वहाँ मशीन वगैरह लगवा देंगे और ताकि वो जाँच कर सकें और उनका इलाज जल्दी हो जाए। सुविधाएँ सब उपस्थित शुरुआत है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले साल तक हमें ये इतिहास बदलते रह रहा है। मोदी जी ने जो एम्स हमको दिया था उसी के अंतर्गत आज वहाँ की जो डायरेक्टर साहिबा हैं वो यहाँ पर हैं। हमारा जो सैटेलाइट सेंटर यहाँ खुल रहा है बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन काम होने तक फिलहाल यहाँ पर पहला कैंप लगा है, फिर दूसरा तब तक कैंप लगते रहे। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर होने जा रहे उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच में जाने का काम शुरू हो गया है। बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है, वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हरक सिंह रावत का भी नाम केदारनाथ सीट पर प्रत्याशी के रूप में इस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि मुझे अपनी क्षमता पर कोई भी शक नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव मैदान में आता हूं तो बीजेपी चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे हजारों लोगों की टीम लगा देगी। वहीं उन्होंने कहा अगर कांग्रेस कोई दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारती है तो बीजेपी उस तरह से चुनाव में एक्टिव नहीं होगी। हरक सिंह रावत के इस बयान को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने हरक सिंह रावत के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि खुद हरक सिंह रावत ने अगर शब्द का इस्तेमाल करके अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा लिया है। मुझे अपनी क्षमताओं पर वो नहीं है और मुझे अपनी लोकप्रियता पर केदारनाथ में अपनी लोकप्रियता पर भी मैं कम नहीं हूँ। मैंने बहुत सेवा की है केदारनाथ की, बाबा की भी बहुत सेवा की है, लेकिन मेरे मैदान में आते ही ये चुनाव
भाजपा अगर 100 घोड़े लगाएगी, माना अगर कोई और लड़ेगा, तो जब मैं मैदान में आऊंगा तो 1000 घोड़े दौड़ाएगी। और मैं कुछ इशारों में कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैदान में आते बहुत सारी शक्तियां जो कि कांग्रेस का दूसरा कैंडिडेट लड़ेगा, जो शक्तियां तब नहीं काम करेंगी, मेरे आते ही वो शक्तियां, सारी शक्तियां जो है काम करने लगेंगी। अखिल रावत जी कांग्रेस के सदस्य हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पहली बात तो अगर शब्द बोल के उन्हें प्रश्न खड़ा कर दिया, अगर मुझे टिकट मिलता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी हो, हम उसको हराएंगे और हारेंगे, क्योंकि हमारे दल में पहले रहे हैं। व्यक्तिगत सुझाव यही है कि देवभूमि केदारनाथ की विधानसभा भाजपा की विधानसभा है, वो खुले न सही आंतरिक भाव से भाजपा जीते, इसकी आराधना बाबा केदार से करे। और क्योंकि कांग्रेस अगर उनको लड़ाती है तो हमको भी स्वीकारिए। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान होगा। 23 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही भाजपा और कांग्रेस से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वहीं दोनों दलों में टिकट के दावेदार आधा दर्जन से ज्यादा है। केदारनाथ उपचुनाव सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत का नाम भी सामने आ रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए हरक सिंह रावत ने चुनाव लड़ने पर असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा उनकी कड़ी टक्कर रहेगी, और आपको बता दें कि साथ ही साथ उनकी टक्कर कांग्रेस के भी नेताओं के साथ रहेगी। वहीं हरक सिंह के बयान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महाराज सोनी ने कहा कि इस प्रकार का संघर्ष सबको करना पड़ता है। टिकट तो एक को ही मिलता है, जिससे कुछ लोगों को मायूसी जरूर होती है। हालांकि केदारनाथ में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता नेता मिलकर कांग्रेस से जो चुनाव लड़ेगा उसको जिताने का काम जरूर करेगी। रिपोर्टर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, फिर एडिटर हो जाऊं, क्या मैंने किसान भवन में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे, मैंने सब इंस्पेक्टर से कहा तो क्या भर्ती कैसे हुआ, तो सिपाही हुआ। अब उस सिपाही से मैंने कहा भैया मैंने हरीश रावत की तरफ से मैंने तो सिपाही भर्ती हुआ तो सब इंस्पेक्टर हो गया, मैं तो मंत्री भर्ती हुआ राजनीति हो गया, वो बड़ी चौथी हूँ। तो इसलिए मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं हूँ। हाँ, किसी को लड़ाएंगे, पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके लिए। और मैं एक बता दूंगा आपको कि कोई हॉल लड़ाएगा चलाओ तो उसके लिए पूरी कांग्रेस लगेगी, मैं लड़ूंगा तो मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं भाजपा से तो लड़ूंगा। मैं कुछ अपने सोचना पड़ेगा मुझे। कुछ लोग सोचे यार इसकी राजनीति ही खत्म कर दो। नहीं, ये संघर्ष तो लगातार हर व्यक्ति को करना पड़ता है, क्योंकि जब एक को टिकट मिलता है तो दूसरे लोगों को मायूसी हाथ लगती है। और मुझे लगता है कि जो संगठन का सच्चा सिपाही होगा वो टिकट मिलने वाले के पीछे लग जाएगा तत्परता के साथ और निष्ठा भाव के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो लोग टिकट न मिलने की वजह से उद्वेलित हो जाते हैं, टिकट न मिलने की वजह से आक्रोशित हो जाते हैं, और कई लोग ऐसे में अति उत्साह में आकर पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल हो जाते हैं। लेकिन केदारनाथ उपचुनाव में ऐसा कुछ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। एकमुठ और एकजुट है कांग्रेस पार्टी, जिसको भी टिकट मिलेगा उसके पीछे सारे कार्यकर्ता लाभप्रद होंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं के समझ में आ रहा है कि केदारनाथ उपचुनाव हमारे लिए हर लिहाज से। देश और दुनिया में उत्तराखंड को देवभूमि और पर्यटन प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और इसमें रानीखेत का भी विशेष स्थान है। रानीखेत के विधायक के प्रयास से रानीखेत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिसका असर पर्यटन में सीधा दिखाई देगा। रानीखेत के बारे में मीडिया से बात करते हुए रानीखेत से भाजपा के विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा कि रानीखेत में विकास के काम लगातार किए जा रहे हैं, और रानीखेत में जहां 18 किलोमीटर रोड को बेहतरीन बनाया गया है, वहीं अब जल्द ही एक स्टेडियम बनने जा रहा है, और क्षेत्र में जल्द ही एक झील का निर्माण भी हो जाएगा। और अगर बात की जाए पर्यटन के हवाले से, तो इस झील के निर्माण के बाद और ज्यादा पर्यटक यहाँ पर आएंगे। क्योंकि पर्यटन हमारा पहाड़ में मतलब मल्टीपल टाइम जो हमको रोजगार दे सकता है, उसके लिए पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। हमारा पर्यटक कार्यालय
मेरी विधायक बनने से पहले 8 साल पहले से इसमें ताले पड़े। पर्यटक एकमात्र पर्यटक कार्य है जो पर्यटकों को तमाम सुविधाएं देता है और जो यहाँ पर होटल खोलने वाले, मोटल खोलने वाले, रेस्टोरेंट खोलने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं, स्थानीय युवा जिसमें आना चाहते हैं, उनको जो मार्गदर्शन करने वाला जो कार्यालय है, अगर वो 7-8 साल से बंद रहेगा तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी जागरूकता से हमारे पूरे जो जनप्रतिनिधि ने इसमें ध्यान दिया। तो मैंने आया, सबसे पहले हमने पर्यटक कार्यालय खुलवाने का काम किया और जो हमारे रामनगर कॉर्बेट को रानीखेत से जोड़ती है सड़क, 18 साल से उसमें डामर नहीं हुआ था, उसमें गड्ढे ज्यादा और सड़क कम रह गई थी। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय अपने लोक निर्माण मंत्री जी से अनुरोध किया और मैं दिल्ली भी गया, माननीय गडकरी जी से मिला, उनसे अनुरोध किया और मुख्यमंत्री जी ने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए पूरी सड़क में आज 40 हो गया, 30-40% हो गया, बहुत बढ़िया उसमें गाड़ियाँ चल रही हैं और उसमें हमारी जो एकमात्र वहाँ पर फ्लाईओवर बनना था, वो फ्लाईओवर मुझे लगता है 6 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और मेन तो क्योंकि रोड कनेक्टिविटी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक पर्यटक के आने की संभावना होती है। खबर उत्तराखंड में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।